हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड क्लास ऑफ आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज जीके जीएस का। ठीक है, हम कर रहे थे, हमने 2 लेक्चर किया था, ये तीसरा लेक्चर है तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये कितना है? 2 लोगों को प्रेसिडेंट चुनता था। ठीक, अब ये जो प्रोविजन है 2 एंग्लो इंडियन चुनने का, उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, जो ये एंग्लो इंडियन चुने जाते थे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत जो ये नॉमिनेट करने का था मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एंग्लो इंडियन थे उनका प्रोविजन क्या कर दिया गया है? एबॉलिश्ड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। खत्म कर दिया गया। ठीक, इसके पहले प्रोविजन था तो प्रेसिडेंट जो इंडिया का होता था 2 मेंबर को चुनता था लोकसभा को, अगर इफ इट वाज फेल्ड दैट द कम्युनिटी वाज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। कब? जब ये लगता था प्रेसिडेंट को ये फेल्ड हो कि द कम्युनिटी वाज नॉट एडिक्वेटली पर्याप्त रिप्रेजेंटेड, कि एडिक्वेटली क्या रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, तब उसे चुनता था। इस समकालीन स्टेटस में नहीं चुने जाते हैं। और ये इफेक्ट लागू कब से हुआ? तो ये हुआ था लागू एबॉलिश करने का 25 जनवरी 2020 से ये इफेक्टेड हो गया। ठीक है, ये प्रोविजन। ठीक, अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है जिसे हम देख लें, तो लोकसभा देख लेते हैं, लोकसभा के बारे में। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, लोकसभा को क्या बोलते हैं? तो लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक, अब लोकसभा के बारे में देखते हैं। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब होता है जनता का सदन। ठीक है, ठीक, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 552 मेंबर्स। ठीक, जिसमें से 530 आपके स्टेट से चुने जाते हैं, 20 यूटी से। 530 स्टेट से 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे जिनका प्रोविजन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से खत्म कर दिया गया और ये 25 जनवरी 2020 से अप्लाई हो गया। करंट स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है, करंट में 543 मेंबर हैं लोकसभा में। ठीक है,
और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। और लोकसभा के मेंबर बनने की क्या शर्तें हैं, तो 25 ईयर एज होनी चाहिए, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मस्ट बी रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। जो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जिसे स्पीकर कहते हैं, वो उन्हीं के बीच से चुना जाता है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्य परिषद। राज्य परिषद मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है इसकी 250 है। करंट में इसमें 238 मेंबर हैं करंट में, ठीक है। हाँ, 250 में 238 आपके जो करंट नहीं है, इलेक्टेड मेंबर हैं। सॉरी, ये 238 इलेक्टेड कहाँ से किए जाते हैं, इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटी से। और जो बाकी का है 12 बच गए, 12 मेंबर, इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। कौन करता है नॉमिनेट, तो ये नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में करता है, तो आर्ट, लिटरेचर, कला, लिटरेचर साहित्य, साइंस विज्ञान, और चौथा है सोशल सर्विस के फील्ड में, ठीक है। इसमें चुनता है प्रेसिडेंट। करंट जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ राज्यसभा की जो करंट स्ट्रेंथ है, करंट स्ट्रेंथ है वो कितनी है, तो वो आपकी है 245, ठीक। 245 करंट स्ट्रेंथ है। जो राज्यसभा के मेंबर हैं, 1/3 मेंबर ये रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 1/3 रिटायर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। और ईच मेंबर सर्व, ये हर मेंबर का जो सर्विस पीरियड होता है, सर्व करता है, वो 6 ईयर करता है, ठीक है, ठीक है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, परमानेंट, ठीक, क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं होता है, कैन नॉट बी डिजॉल्व। राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट, जिसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है राज्यसभा के मेंबर बनने की, तो 30 years एज शुड बी कंप्लीटेड एंड, और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है इंग्लिश जी है 31, क्या है ये, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट। तो ये कम्युनिकेशनल सैटेलाइट, ठीक है। और इसे किसने इस्टेब्लिश किया था, तो इसरो ने, इसरो यानी स्पेस इंडियन स्पेस
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब इसरो इस्टेब्लिश हुआ था बताएंगे। जीसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। लॉन्च कब किया गया था? तो ये 6 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है। लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था? एरियाने 5 VA247। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। By default, how many worksheets are present in a workbook of Excel MS Office 2010? तो 3 होती हैं, शीट 1, 2 और 3। 3 ही होते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और तो कुछ जून 15 2010 को लॉन्च किया गया था। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? तो फाइल में जाइए, ऑप्शंस, जनरल, इंक्लूड, और फिर उसके बाद इंक्लूड दिस मैनी शीट। यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, द इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू टू बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन वाया सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट विच केम इनटू फोर्स इन द ईयर। तो ये आया था 1963 में आया था, ठीक है। इंग्लिश को अलाउ किया गया कंटिन्यू ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विद हिंदी के साथ साथ किया गया था, इवन आफ्टर द इनिशियल 15 ईयर पीरियड फ्रॉम द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था तो इनिशियल 15 ईयर्स के लिए इंग्लिश को और हिंदी को दोनों को एडॉप्ट किया गया था। एक्ट आपका 1963 में आया। फिफ्थ नंबर, द लॉ दैट परमिटेड विडो टू रीमैरी, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था? ये हुआ था 1856 में, ठीक है, 1856 में हुआ था, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं क्या है। इस लॉ ने क्या किया? 1856 का जो लॉ था इसने लीगलाइज कर दिया, लीगलाइज रीमैरिज ऑफ हिंदू विडो। हिंदू विडो, विडो मतलब जो विधवा थी जिनके हस्बैंड मर गए थे, ठीक है। किसके एफर्ट से ये लॉ लाया गया था? तो ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। और इस एक्ट को जब लाया गया था तो उसमें गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था 1856 में? तो 1856 में गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? लॉर्ड डलहौजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वायसराय ऑफ इंडिया, ये टाइटल कब अडॉप्ट किया गया था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसके तहत अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था, डलहौजी। अब अगला देखते हैं, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी, तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक। अब ये मान लेते हैं कि हमारा ये इंडिया है,
ये हमारा इंडिया। ठीक, तो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी, सदर्न मोस्ट टिप यहाँ पे है अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक। और सदर्न मोस्ट टिप पूछा है तो वो इंदिरा पॉइंट इसी पे है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक। ये कहाँ पे है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया था। इस इंदिरा पॉइंट को इसके पहले कहते थे पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, या पार्सन्स पॉइंट भी कहते थे। और ये पॉइंट सबमर्ज हो गया था, डूब गया था कब, जब 2004 का सुनामी आया था। सुनामी क्या है, जापानी वर्ड। अब देख लेते हैं और क्या फैक्ट है इसके बारे में। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछ लेगा तो क्या है, इंदिरा कॉल है, ठीक है। कहाँ पे है ये, तो ये सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख में, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, ये टेरिटोरियल है, ग्रेट अंडमान एंड निकोबार में है। और अगर मेन लैंड का पूछेगा सदर्न मोस्ट पॉइंट तो वो यहाँ पे है, यहाँ पे, और उसको बोलते हैं कन्याकुमारी, ठीक। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो ये आप हमारा है किबुथु, किबुथु, ठीक है। और कहाँ है ये, तो अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात में है, गौरमोती, गुजरात में, गुजरात के कच्छ वाले रीजन में है, कच्छ रीजन, ठीक। और क्या तो अगर इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट देखें तो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, और लॉन्गिट्यूडिनल भी देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कितना है, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडिनल 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। इंडिया, इसीलिए इंडिया का टाइम डिफरेंस 2 घंटे का होता है, 2 आवर का टाइम डिफरेंस होता है ईस्ट और वेस्ट में। इधर ईस्ट में जो किबुथु है, अगर यहाँ पे 7 बजे सनराइज हो रहा है तो यहाँ पे 2 घंटे बाद गुजरात में आपको दिखेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा क्या है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन IST जिसको कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को है, 82 डिग्री 30 मिनट। और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, और ये पास होती है हमारे मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश है, मिर्ज़ापुर यूपी से। और ये कितने स्टेट से पास होती है, तो 5 स्टेट है। वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं, तो 5 स्टेट यहाँ देख लेते हैं, यहाँ उसको मौका से याद रखते हैं, मौका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ अगर देखें इंडिया की डिस्टेंस कितना है, नॉर्थ से लेके
ये साउथ की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ईस्ट टू वेस्ट अगर देखें, ईस्ट से ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2933 किलोमीटर है, ठीक है। एरिया इंडिया का कितना है, तो ये 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और कहें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में बाई लैंड। लैंड जो हमारा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर हमारी लैंड बाउंड्री है। हाँ, हमारी टोटल बाउंड्री हम शेयर करते हैं, ठीक है। कोस्ट लाइन बाउंड्री की बात करें, कोस्ट लाइन बाउंड्री जो इंडिया की है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। इंक्लूडिंग आइलैंड भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। वैसे तो केवल 61 से लगभग 6100 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। टॉपिक आप कैंसर पास करता है। 8 स्टेट है इंडिया की, कहीं जगह है यहाँ देख लेते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर, (23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 8 स्टेट से पास करता है इंडिया के, ठीक है। और उनको याद करने का भी तरीका है, ठीक है। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ऐसे याद करते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 8 हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 हो गए ना। इंडिया शेयर करता है बाउंड्री 7 कंट्री से, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। और इसे कैसे याद करते हैं, तो एक सेकेंड, पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखते हैं, बचपन में MBA, बचपन में MBA 7 स्टेट, बांग्लादेश, चाइना, बचपन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और ये ऑर्डर में भी है, बांग्लादेश का है 4096 किलोमीटर, चाइना का है 3348 किलोमीटर के आसपास, और पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम अफगानिस्तान का है 106 किलोमीटर, बस इतना याद रखेंगे, ठीक। तो ये ऑर्डर में मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। आगे देख लेते हैं 7 नंबर, विच सिटी वाज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो इंदौर, मध्य प्रदेश। MP का इंदौर पहले नंबर पे था, उसके बाद दूसरे नंबर पे था, सेकंड पे सूरत, गुजरात, और थर्ड पे था नवी मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगभग 4242 सिटी, इतने सिटीज का जो सिटीज एंड इनकॉर्पोरेटेड फीडबैक अप्रॉक्सीमेटली 1.9 करोड़ सिटीजन ने दिया था, उसके बेसिस पे किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड वुमेन एजुकेशन एक्टिविस्ट पंडित रमाबाई
सरस्वती वाज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ, किस चीज़ की ग्रेट स्कॉलर थी, ठीक है। इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, हिंदी, तो संस्कृत में थी ये, ठीक है। पंडित रमाबाई, ये देख लेते हैं। तो पंडित रमाबाई के बारे में देख लेते हैं। ये 1858 1922 तक सोशल रिफॉर्मर थी, वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी, ठीक है। और ये मराठी, इंग्लिश और भी लैंग्वेज जानती थी, लेकिन संस्कृत की स्कॉलर थी मेनली, ठीक है। अब कुछ और रिफॉर्मर के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे राजा राम मोहन रॉय, ट्रिपल आर, ठीक है। ये 1772 से 1833 तक थे, ठीक है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, पुनर्जागरण कहते हैं, पुनर्जागरण का फादर कहते हैं इन्हें। ये सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल मैरिज, एक से ज़्यादा हस्बैंड रखने की, ठीक है। इसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ा था। विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया, ब्रह्मो समाज 1828 में बनाया था, ठीक है, इस्टेब्लिश किया था, ठीक। अब आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसके बारे में पीछे पढ़े हैं, जिन्होंने 1856 का विडो रीमैरिज एक्ट लाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1822 1891 तक ही रहे थे। इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें चैंपियन ऑफ वुमेन्स राइट्स इन बंगाल कहा जाता है, ठीक है। बिहाइंड इन्होंने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लाए थे, प्रमोट किया था इन्होंने फीमेल एजुकेशन को, ठीक है। ज्योतिराव फूले, इनके बारे में देख लेते हैं, ज्योतिराव फूले के बारे में। फूले और ये हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ये लाए थे डलहौजी की हेल्प से, ठीक है। गवर्नर था डलहौजी उस समय। ज्योतिराव फूले ये सोशल रिफॉर्मर थी महाराष्ट्र की, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने बनाया था सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज कब, 1873 में। सत्यशोधक समाज को सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर भी कहते हैं, सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स भी कहा जाता था, ठीक है। इनकी वाइफ थी ज्योतिराव फूले की सावित्रीबाई फूले और इनके साथ सावित्रीबाई फूले के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, ठीक है। कहाँ पे, पुणे में कब, 1848 में इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। ज्योतिराव फूले होंगे, सावित्रीबाई फूले के बारे में बता दिया हमने, फीमेल। और सावित्रीबाई फूले ये फर्स्ट फीमेल टीचर
ऑफ इंडिया थी। ठीक है, सावित्रीबाई फुले को फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट गर्ल के लिए स्कूल इन्होंने बनाया था, बता ही दिया हमने। स्वामी विवेकानंद के बारे में देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद 1863 1902 तक थे ये डिसिपल थे, शिष्य थे किसके? डिसिपल थे, शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। रामकृष्ण परमहंस के। ठीक है, एक सेकेंड, रामकृष्ण परमहंस के ये डिसिपल थे, शिष्य थे, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन को चलाया था 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन को चलाया था। ठीक है, 1893 में इनकी जो फेमस स्पीच थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, शिकागो में इन्होंने दिया था अपनी फेमस स्पीच को, शिकागो में 1893 में दिया था। ठीक है, इतना ही जानेंगे और बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर बाद द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रन, तो 1853 16 अप्रैल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से लेके मुंबई टू थाने। मुंबई में कौन सी जगह थी? बोरी बंदर। डिस्टेंस कितनी थी? 34 किलोमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ कोचेज इसमें अगर पूछ लेगा तो पूछेगा तो नहीं, 14 कैरियर्स थे। ठीक है, लगभग 400 पीपल पैसेंजर थे, इतना डीप नहीं पूछेगा। गवर्नर जनरल जो था उस समय टाइम डलहौजी ही था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। डलहौजी गवर्नर जनरल था जब विडोरी मैरिज एक्ट 1856 इसको चंद्र विद्यासागर ने लाया था। ठीक है, डलहौजी ने और क्या क्या किस लिए जाना जाता है डलहौजी को? तो डलहौजी को हम जानते हैं इसने रेलवे चलाया, टेलीग्राफ चलाया, टेलीग्राफ स्टार्ट किया, और पोस्टल सर्विस इसने स्टार्ट किया। कब कब किया ये बताएंगे। PWD स्टार्ट किया। ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। ठीक है, हड़प्पा नीति से कहा गया था। इसे फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है ISP स्टैंड फॉर, तो ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या नाम है? दूसरा नाम तो लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। इफ कोई बॉडी क्या है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा until और unless any external force is applied upon it। ये है लॉ ऑफ फर्स्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं लॉ ऑफ मोशन। कहाँ लगता है? जब बस में आप बैठे हैं और ब्रेक मारा जाता है तो क्या करता है? पैसेंजर आगे की तरह जाता है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है?
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर है में फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई इट्स एक्सेलरेशन, नहीं होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। 12 से देखते हैं हु हैज वॉन द who has won the 9 dots प्राइज अवार्ड 2019। तो ये मिला था एनी जैदी को, ठीक है। ये मुंबई बेस्ड फ्रीलांसर थी, फ्रीलांस राइटर थी, ठीक है। और ये जो इन्हें मिला था ये किसके लिए मिला था? तो इनकी एक ऐसे थी, उसका नाम था ब्रेड सीमेंट कैक्टस, इसके लिए मिला था, ठीक है। और इसमें इस अवार्ड में कितना प्राइज मिलता है? प्राइज मनी, तो प्राइज मनी मिलता है कितना? $1,00,000, ठीक है। आगे देखते हैं। सुशील कुमार वॉन ओलंपिक मेडल फॉर, तो सुशील कुमार को किस लिए मिला था? रेसलिंग में। रेसलिंग में भी कौन सा स्टाइल था? तो फ्री स्टाइल, ठीक है। और कब मिला था? 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज मेडल। और 2012 लंदन ओलंपिक सिल्वर मेडल मिला था इन्हें। ये पहले इंडियन बन गया जिन्हें बैक टू बैक इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाले, फर्स्ट इंडियन। अब देख लेते हैं कि इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक गेम कब हुआ था? फर्स्ट ओलंपिक ये हुआ था 1896 में एथेंस, ग्रीस। और इसमें कितने नेशन थे? 14 नेशन थे उस टाइम। इंडिया का फर्स्ट पार्टिसिपेशन कब हुआ ओलंपिक में? इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक्स, तो ये हुआ था 1900 में। पहले जो इंडियन थे नॉर्मन पिचार्ड थे, ये ब्रिटिश लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया में। एथलेटिक्स में इन्होंने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल 200 मीटर हर्डल में। और इंडिया की फर्स्ट ऑफिशियल इंडियन टीम 1920 में गई थी, ठीक। 1920 में हमने भेजा था। फर्स्ट जो ओलंपिक मेडल आया था, ओलंपिक गोल्ड मेडल, ये आया था 1928 में। इंडियन हॉकी टीम में लाया था, फील्ड हॉकी टीम, ठीक है। आगे देखते हैं। As of 2020, the only person who had received Nobel Prize for Physics twice
तो ये मिला था जॉन बार्दीन को। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1956 में, 1956 में मिला था। ठीक है, क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया था, ट्रांजिस्टर। और 1972 में इन्हें फिर से नोबेल प्राइज दिया गया अगेन। इनकी किस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूशन था? तो इन्होंने थियरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी को बताया था। ठीक है, नोबेल प्राइज को इस्टेब्लिश कब किया गया था अगर पूछ लिया जाए तो? नोबेल प्राइज को 1895 में इस्टेब्लिश किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? स्वीडिश इन्वेंटर थे, अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पे किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे 1895 में। सबसे पहली बार जो नोबेल प्राइज दिया गया था फर्स्ट टाइम तो 1901 में, 1901 में दिया गया था। ठीक है, किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी कहिए या मेडिसिन कहिए। ठीक है, लिटरेचर में दिया जाता है और पीस में दिया जाता है, और एक इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है। इकोनॉमिक्स को सबसे लास्ट में ऐड किया गया था, कब? 1968 में ऐड किया था। ठीक है, ठीक। जो पीस प्राइज होता है इसको देते ही हैं नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती हैं। बाकी का जो प्राइज है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, इनको देता है कौन? स्वीडिश एकेडमी देती हैं। ठीक है, तो स्वीडिश एकेडमी देती है फिजिक्स वालों को, केमिस्ट्री को, मेडिसिन को, इकोनॉमिक्स को और लिटरेचर को, ये देती है स्वीडिश। और बाकी पीस का केवल देती है, पीस प्राइज देती है वो नॉर्वे। ठीक है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द आंट स्ट्रिंग? तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड तो ऑप्शन ही नहीं है, तो टार्टरिक, मेथनोइक, लैक्टिक एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस मेथनोइक एसिड भी कहते हैं फॉर्मिक को, फॉर्मिक एसिड कहते हैं, या इसे मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। HCOOH ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, आंट की स्टिंग में पाए जाते हैं। इसे क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है, रेडनेस हो जाता है, ठीक है, और इरिटेशन होती है। और ये एक नेचुरली अकरिंग एसिड है, नेचुरली अकरिंग एसिड है, याद रहेंगे। ठीक, अब फॉर्मिक एसिड बता दिया हमने, आंट के स्टिंग में, बी के स्टिंग में पाया जाता है, नेटल में भी पाया जाता है। एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड ये है ना, तो CH3COOH यही होता है। पाया किस में जाता है? विनेगर में। 4 से 8% एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। सोर टेस्ट होता है इसका। ठीक, फूड प्रिजर्वेशन, फ्लेवरिंग, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक को छोड़ते हैं, लैक्टिक देखते हैं। लैक्टिक एसिड इसका होता है C3H6O3 केमिकल फॉर्मूला। पाया किस में जाता है? सोर मिल्क में, खट्टे में, योगर्ट में पाया जाता है, और मसल में पाया जाता है, हमारे मसल्स। कब?
आफ्टर एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो क्रैम्प आता है, क्रैम्प, ठीक है, लैक्टिक एसिड। टार्टरिक एसिड को देख लेते हैं, तो इसका केमिकल फॉर्मूला C4H6O6 होता है। ये पाया जाता है हमारे ग्रेप्स में या टैमरिंड, टैमरिंड यानी इमली में पाया जाता है, इमली में, ठीक है, टार्टरिक पाया जाता है। सोर टेस्ट इसका भी होता है। यूज इसका होता है बेकिंग में किया जाता है, टार्टरिक का फूड फ्लेवरिंग में किया जाता है, बेकिंग में और फूड फ्लेवरिंग में किया जाता है, ठीक। और देख लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड को, देख लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो ये स्पिनैच, स्पिनैच में पाया जाता है, कोकोआ में पाया जाता है, कोकोआ, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड तो देखेंगे नहीं है, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। मैलिक एसिड देख लेते हैं, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड ये किसमें पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है ऑरेंज में, लेमन्स में, अमला में, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, और गुआवा में भी पाया जाता है मैलिक, गुआवा में। क्या बोल दिए, मैलिक नहीं है, सॉरी, ये आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सिट्रस फ्रूट मैलिक पाया जाता है एप्पल में, यहाँ देख लेते हैं, मैलिक पाया जाता है, मैलिक एसिड एप्पल में, चेरी में और आपके ग्रेप में भी पाया जाता है। सोर टेस्ट इसका भी होता है, ठीक। टोमेटो में सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लेमन में सिट्रिक बनाना में मैलिक और ऑक्जेलिक दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। टैमरिन में टार्टरिक बता ही दिया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एस्टैब्लिश इन इंडिया, पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये हुई थी फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी 1612 में हुआ था। और थी कौन सी, तो सूरत थी, सूरत, ठीक है, सूरत। मद्रास प्रेसिडेंसी देख लेते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी ये कब हुआ था, ये 1639 में हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब हुआ था, तो ये 1668 में हुआ था। और बंगाल कब हुआ था, तो ये हुआ था 1765 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और क्योंकि सूरत ही क्या था, ब्रिटिशर की पहली फैक्ट्री भी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो सूरत हो जाएगा आंसर इसका। हु इज कंसिडर द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन को, ठीक है। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। और यही फाउंडर है किसके, अमूल के, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और फाउंडर है किसके, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और ऑपरेशन फ्लड इन्होंने चलाया था, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए कि अमूल जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो बताइए अमूल को इस्टेब्लिश कब किया गया था, बताएंगे, ठीक है। और NDDB को, दोनों को, अमूल और NDDB की इस्टेब्लिश डेट और NDDB दोनों की बताएंगे। आगे चलते हैं, चलिए बता ही देते हैं। तो ये 1946 में हुआ था ना। और NDDB का ये बताइएगा 1965 में। डेट भी पूछ लिया जाए तो 16 जुलाई
और इसकी 14 दिसंबर। एग्जैक्टली डेट पूछेगा तो वैसे पूछेगा नहीं। अब आगे चलते हैं, रिवॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं ना, मेजर रिवॉल्यूशन जो हुए थे। तो वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से है, ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ देख लेते हैं। यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था एग्रीकल्चर, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर अगर पूछा जाए किसे कहते हैं तो फादर बोला जाता है एमएस स्वामीनाथन को, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन। ब्लू रिवॉल्यूशन ये फिशरीज से रिलेटेड है, फिशरीज या एक्वाकल्चर। अब कौन था ब्लू रिवॉल्यूशन का फादर? तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी, ठीक है। येलो रिवॉल्यूशन, तो येलो ऑयल सीड से हैं, सैम पित्रोदा है इसके फादर, सैम पित्रोदा फादर इसके। सैम पित्रोदा, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन कौन है? गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे? तो फ्रूट्स और हनी कल्चर, ठीक है। पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक तो ये मीट और आपके पोल्ट्री से हैं। सिल्वर, तो सिल्वर आपका एग या पोल्ट्री का ही है। ब्राउन आपका लेदर या कोकोआ से है। ब्लैक रिवॉल्यूशन तो ये आपका है पेट्रोलियम या ऑयल से, ठीक है। रेड तो ये है टोमेटो एंड मीट से, और यही नहीं, राउंड तो ये पोटैटो से, आलू गोल गोल होता है तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। इस्टेब्लिश किया गया था, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का एक्ट था ये, लेकिन ठीक है एक्ट था लेकिन इस्टेब्लिश किया गया। इसका स्टार्टिंग में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? तो ये कोलकाता था, ठीक है। बाद में इसे मूव कर दिया गया मुंबई, कब? 1937 में मुंबई मूव कर दिया, 1937 में मुंबई ले आए इसे, मुंबई ले आए। पहला जो गवर्नर था आरबीआई का, फर्स्ट गवर्नर, हु इज द फर्स्ट गवर्नर? तो ये था सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये इसके पहले गवर्नर थे। और नेशनलाइज्ड कब हुआ था ये? तो ये नेशनलाइज्ड हुआ था 1 जनवरी 1949 को, और ये फुली ओन हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। करंट में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। आरबीआई का रोल क्या है? तो कंट्रोल करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया को। आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, एमपीआई के इशू करता है क्या? करेंसी, लेकिन क्या इशू नहीं करता है? तो ₹1 का जो क्वाइंस होता है और नोट, ये इशू ये नहीं करता, ये गवर्नमेंट करती है,
सेक्रेटरी करता है, जो होता है। अब बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ इसे भी देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट बैंक है उनके नेशनलाइजेशन कब हुए हैं, तो ये पेज है ना ऐड किया हमने, यहाँ देख लेते हैं पहले। तो 1949 में सबसे पहले नेशनलाइजेशन हुआ आरबीआई का। कब? ये 1 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया था, 1949 को। ठीक, 1955 में क्या हुआ फिर? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसको नेशनलाइज किया गया। इसका नेशनलाइजेशन हुआ और इसका नाम रख दिया गया नेशनलाइज, एंड इसका नाम रख दिया गया नेम्ड एसबीआई, जो आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1960 में क्या हुआ? तो एक इतना डीप नहीं पूछेगा, इसको छोड़ देते हैं। 1969 में हुआ था। 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक, इनको नेशनलाइज किया गया। ठीक है, फिर 1980 में 6 मोर प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया गया। इन दोनों को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं। और ये जो 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज किए गए थे 1969 में, इसकी स्पेसिफिक डेट 19 जुलाई थी, याद रखेंगे। और इस समय पीएम कौन था? तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी वाज द पीएम। ठीक, जो टाइटेनिया था बैंक के डिपॉजिट का, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, बैंक में भी। 50 करोड़ रुपए थे, 50 करोड़ रुपीज बैंक को डिपॉजिट करने थे। ठीक, उस टाइम। और ये अगर 40 बैंक के आप नाम जाना चाहते तो इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, ऐसे ढेर सारे बैंक थे। सिंडिकेट, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ढेर सारे बैंक थे। ठीक है, 6 मोर बैंक किए गए थे 1918 में। ठीक, मैं बता दिया हमने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी वाज इलेक्टेड बाय अकबर टू सेलिब्रेट हिज। तो आगे क्वेश्चन यहाँ होगा। कॉन्क्वेस्ट था, कहाँ का कॉन्क्वेस्ट था? तो ये गुजरात का कॉन्क्वेस्ट था। गुजरात जीता था। बुलंद फतेहपुर सिकरी में बनवाया था एम्परर अकबर ने। कब बनवाया था? तो ये 1601 एडी में। ठीक, गुजरात में। बुलंद दरवाजा का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो गेट ऑफ मैग्निफिकेंट, गेट ऑफ मैग्निफिसेंट। ठीक है, लोकेशन कहाँ है? फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सिकरी यूपी में। ठीक है, और इसकी हाइट तो पूछेगा नहीं, लेकिन 54 फीट है, याद रखेंगे अप्रॉक्स, सॉरी 54 मीटर है, 54 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है। फीट में 177 फीट। और इसे बनाया गया है बुलंद दरवाजा को रेड एंड बफ सैंड स्टोन से बनाया गया, सैंड स्टोन से। और जिसमें व्हाइट मार्बल का डेकोरेशन किया गया, व्हाइट मार्बल से डेकोरेट किया गया, मुगल आर्किटेक्चर पे बनाया गया है। ठीक, और जो फतेहपुर सिकरी का इंट्रेंस है जे जामा मस्जिद एट फतेहपुर सिकरी
मेन इंट्रेंस जामा मस्जिद और फतेहपुर सिकरी में जो है उसका मेन इंट्रेंस है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा अकबर के बारे में। अकबर के बारे में देख लेते हैं कौन था, कहाँ से आया था। तो अकबर 1542 में बॉर्न हुआ था। कहाँ पे? उमरकोट, सिंध में, तो पाकिस्तान वाला प्रोविंस है अभी। इसका लाइन कब से कब तक इसने राज रूल किया? 1556 से 1605। 1556 से 1605 एडी तक इसने रूल किया था। इसके फादर थे हुमायूं। और क्या भगवान जान सकते हैं, ये जो जब राजा बना था तो ये 13 साल का था मात्र, ठीक है। तो फिर इसकी जगह पर रूल कौन कर रहा था? बैरम खान, बैरम खान, ठीक है। सेकेंड बैटल पानीपत का लड़ा था इसने, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। किससे लड़ा था? हेमू से, ठीक है। और फर्स्ट बैटल पानीपत का कब हुआ था ये बताइए? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो बाबर लड़ा था 26 में। बता देना, पानी पिया, खाना खाया, घर चंदा लिया, घर चला गया। कैपिटल अकबर की जो थी, कैपिटल फतेहपुर सिकरी थी। फतेहपुर सिकरी कैपिटल थी, लेकिन बाद में इसने मूव करके कहाँ कर दिया? आगरा बनाया कैपिटल, आगरा को। इसने जो रिलीजियस पॉलिसी चलाई थी उसका नाम था सुलह कुल, यानी यूनिवर्सल टॉलरेंस को फॉलो करता था। मनसबदारी इसने लाया था अकबर ने, मनसबदारी, मनसबदारी और दिन ए इलाही, दिन ए इलाही इसको इसने लाया था, ठीक है। और 1605 में ये मर गया, आगरा में ही मरा। मनसबदारी ने किया था। मनसबदारी क्या था? तो रैंकिंग ऑफिशियल एंड सोल्जर को, सुलह कुल का मतलब होता है पीस फॉर ऑल, प्रमोट किया था इन्हें, पीस टू ऑल, सबके लिए। अकबर ने ही जजिया जो टैक्स था और नॉन मुस्लिम के ऊपर लगता था उसे एबॉलिश किया, ख़त्म कर दिया, एबॉलिश्ड जजिया टैक्स। जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम के ऊपर लगता था, ठीक है। फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, इबादत खाना, ये सब बनवाया था इसने। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? तो 1973 में लॉन्च किया गया था, ठीक। अगर क्रोनोलॉजी देखा जाए तो सबसे पहले बाबर आया, मुगल का, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, जहांगीर आया, उसके बाद शाहजहां उसका बेटा, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद लास्ट रूलर था बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट आया, फिर बहादुर शाह सेकंड लास्ट था। बहादुर शाह सेकंड 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे लास्ट मुगल रूलर था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। जो बंगाल टाइगर थे उन्हें सेव करने के लिए चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, इन्होंने स्टार्ट किया था, इंदिरा गांधी इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसी के तहत पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? तो ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यूके,
यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था, तो ये 1972 में लाया गया था। 1972 में लाया गया था, प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ, इंडेंजर्ड स्पीसीज, एनिमल, प्लांट, इन सब के लिए लाया गया था। ठीक है। एक सेकेंड रुकेंगे, मधुमक्खी कहाँ से आ गई। चलिए ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिया, बाकी के 20 क्वेश्चन अगली क्लास में किया जाएगा, इनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यहाँ है तो चलिए ठीक है, थैंक यू।